तो पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक कराया था हमने वो था इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। मतलब जब दो ब्रांच आपस में कुछ लेन देन करती है, अगर दो ब्रांच के बीच में अगर कुछ ट्रांजेक्शन होती है तो वो ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड होती है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एंड इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। तो उसके ऊपर जनरल एंट्री हमने करी। फिर यहाँ से एक नया पॉइंट आता है, फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो टॉपिक चल रहा था इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। उसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। उससे पहले एक नोट नोट आपको डालना है। नोट: if there are two or more branches, अगर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, एंड देयर इज मल्टीपल ट्रांजेक्शंस, there are multiple transactions between them, then a statement then a statement for for debit and credit, a statement for debit and credit in books of branches, in books of branch is prepared for the whole month, and only a single adjustment entry, a single adjustment entry is made, a single adjustment entry is made by head office at end of the month। तो ये कह रहा है अगर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं जिनके बीच में मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, राइट। अब हेड ऑफिस अगर इतनी सारी ब्रांचेस के लिए हर जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करेगा तो हेड ऑफिस का जो वर्कलोड है वो बेसिकली क्या होगा, बढ़ेगा। तो हेड ऑफिस क्या करता है, बेसिकली हेड ऑफिस क्या करता है, अपनी बुक में एक स्टेटमेंट बनाता है जिसमें हर ब्रांच को डेबिट क्रेडिट आपको किस किस करना है, कौन सी वैल्यू से डेबिट या बेसिकली मतलब क्रेडिट करना है, उसका एक स्टेटमेंट बनाता है। और फिर महीने के एंड में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को बना देता है। मतलब पूरे महीने में हर ट्रांजेक्शन को एक एक बार रिकॉर्ड करने के बजाय वो सभी ट्रांजेक्शन के बदले एक सिंगल एंट्री को रिकॉर्ड कर लेता है। अब वो स्टेटमेंट कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं सीधे, वहां से आपके बात समझ में आएगी। कितना लिखें पहले और फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चांसेस हैं कि अगर आज रात वाली क्लास भी होती है आपकी 8 से 9, अगर ब्रांच की जो एक्स्ट्रा क्लास हमने बोली है, ठीक है, अगर सभी बच्चे अगर मान लीजिए एक बात मानते हैं और सभी बच्चों के बाद टाइम होता है तो आज हो सकता है कि आपका ब्रांच का चैप्टर फिनिश हो जाए। इफ सर देर आई आर थिंक आज 8 बजे से नहीं हो पाएगा क्योंकि टैक्स वाला का 8:30 से रख दिया गया है। अच्छा ठीक है, चलो फिर कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट, तो यहाँ से अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये पूरा इसको नोट कर लो, जब भी इतना पोर्शन हो जाए तो मुझे बताना।
यहाँ पर बुक्स ऑफ ब्रांच के बदले बुक्स ऑफ एचओ करना, ठीक है, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। एक स्टेटमेंट बनाया जाता है एचओ की बुक में, और एचओ फिर क्या करेगा, एडजस्टमेंट एंट्री बना देता है। चलो, आई गेस ये पार्ट हो गया है। एक क्वेश्चन लाता हूं मैं भी आपके पास, 2 मिनट वेट करेंगे। तो हम वेट करेंगे, क्वेश्चन ढूंढने दो मुझे। जी, तो पेज शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मैंने जो अपनी बुक आपको दी है बेटा अकाउंट्स की, उसमें क्वेश्चन है, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट मार के सॉल्व करते हैं। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 18 ऑन पेज नंबर 121 इन माई बुक, ठीक है, 121 पे क्वेश्चन नंबर 18 है। चलो, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि हेड ऑफिस पासिस एडजस्टमेंट एंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू एडजस्ट द पोजीशन अराइजिंग ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ। कह रहा है हेड ऑफिस महीने के एंड में कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करता है ताकि ब्रांच की जो पोजीशन अराइज हुई है वो बेसिकली सेटल हो जाए, राइट। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन इन जनवरी 96 मेक द एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपको एचओ के बुक में एंट्री बनानी है। तो क्या क्या बोला गया है इसमें, एक तो बॉम्बे ब्रांच है, और बॉम्बे ब्रांच की पूरे महीने की आपको दे रखी है ट्रांजेक्शन। उसके अलावा एक मद्रास ब्रांच है, एक ब्रांच और है आपकी, और इसी में आपका पटना ब्रांच का नाम भी आ रहा है। तो कुल मिला के 4 आपकी ब्रांच है। इन 4 जो ब्रांचेस हैं उनके लिए किस तरीके से एंट्री बनेगी वो आपको देखना है, राइट। इसमें होगा क्या, हेड ऑफिस सिंपल सा रूल फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आगे, आगे से क्या, हेड ऑफिस फॉलोज द रूल, वो क्या, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
रिसीवर को डेबिट कर देता है हेड ऑफिस और जो गिवर है उसे कर देता है क्रेडिट। ठीक है, ये सिंपल सा रूल फॉलो किया जाता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राइट, ठीक है, हेड ऑफिस फॉलोज द सिंपल रूल, इसको नोट कर लें। हेड ऑफिस फॉलोज द रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो ब्रांच रिसीवर है उसको डेबिट किया जाएगा और जो ब्रांच गिवर है उसे क्रेडिट किया जाएगा। ये सिंपल सा रूल देता है हेड ऑफिस और फिर इसके बेस पे एडिशनल एंट्री बनाता है। ओके, आई गेस ये आपने लिख लिया। चलिए, तो करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो हम वेट करेंगे। चलो कराते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का बेटा क्या बोलता है, इसमें बॉम्बे ब्रांच की पूरे महीने की ट्रांजेक्शन दे रखी है, मद्रास ब्रांच की दे रखी है और जो कलकत्ता ब्रांच है उसकी दे रखी है, इसके अलावा पटना ब्रांच भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आंसर में, इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की बुक में हम कर रहे हैं जनरल एंट्री, और ये जनरल एंट्री महीने के एंड में होगी, मतलब 31 जनवरी 1996। जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट यूज करना है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, वो सारा लिखना है आपको। फिर यहाँ वर्किंग नोट में एक बनाएंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट शोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन कैसे बनेगा जी देखिए। पर्टिकुलर्स, राइट, अब कौन कौन सी ब्रांच है, पहली बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, पटना। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और पटना। तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और पटना ब्रांच। फिर हर ब्रांच के लिए डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, एक इस तरीके से हमें टेबल बना दें। तो सबसे पहले हमें जो ट्रांजेक्शन दे रखी है वो बॉम्बे ब्रांच के लिए दे रखी है, तो हमने यहाँ पे लिखा पहले बॉम्बे ब्रांच। ओके जी, और बॉम्बे ब्रांच के लिए क्या क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, बार बार स्क्रीन अप डाउन ना करनी पड़े तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप भी चाहे तो मोबाइल में क्लिक ले लें इसकी, फिर हम सीधे क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन को अप डाउन नहीं करेंगे। राइट, चलिए आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आते हैं, सबसे पहले क्या बोला है आपको बॉम्बे ब्रांच के लिए, बॉम्बे ब्रांच ने बोला है रिसीव्ड गुड्स 6000 फ्रॉम कलकत्ता ब्रांच, 4000 फ्रॉम पटना ब्रांच। तो पहली इसमें ट्रांजेक्शन है गुड्स रिसीव हो रही है, अगर रिसीव हो रहे हैं गुड्स तो बॉम्बे ब्रांच होगी रिसीवर, और रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कितना कितना रिसीव हो रहा है, 6000 और 4000, टोटल मिला के 10,000 का गुड्स इसको रिसीव हुआ, तो ये बॉम्बे ब्रांच के डेबिट कॉलम में आएगा। गिवर कौन कौन है सर, कौन कौन गिवर है,
गिवर है, इसमें 6000 का मिला है कलकत्ता ब्रांच से, तो कलकत्ता में होगा आपका क्रेडिट। और उसके अलावा 4000 मिला है पटना ब्रांच से, तो पटना में होगा क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चलो सेकंड, उसके बाद सेकंड वाले में कहता है सेंट गुड्स टू, अब ये गुड्स भेजे हैं इसने, तो अब बॉम्बे ब्रांच हो गई गिवर। कितना, 10 और 8 18, टोटल 18,000 का सामान भेजा है, सेंड किया है। तो बॉम्बे ब्रांच अब की बार गिवर है, तो यहाँ होगा क्रेडिट। अगर ये गिवर है बेटा, तो रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन है? रिसीवर जो है वो है 10,000 पटना, तो 10,000 पटना में होगा डेबिट, और 8,000 कलकत्ता को भेजा है, तो 8,000 यहाँ डाल देंगे। चलो आगे के क्वेश्चन में कहता है रिसीव्ड बी आर 6,000 फ्रॉम पटना। पटना से क्या होगा सर, हमें बी आर रिसीव हुए, ठीक है। अब पटना से अगर बी आर रिसीव हुए हैं, तो इसमें इशू कौन कर रहा है, इशू इसमें कर रहा है बॉम्बे ब्रांच। तो बॉम्बे ब्रांच की जो एसेट है उसकी बढ़ाई जाएगी, और पटना ब्रांच की जो लाइबिलिटी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहले सेकंड पॉइंट में लिखो सेंट गुड्स, और तीसरे में यहाँ पर आप लिखोगे रिसीव्ड बी आर, रिसीव्ड बी आर, ठीक है। तो बी आर रिसीव हो रहे हैं, किसको रिसीव हो रहे हैं सर, बॉम्बे ब्रांच को, तो बॉम्बे ब्रांच रिसीवर हो गई सिंपल। तो यहाँ 6,000 यहाँ पर आ जाएगा, किससे हो रहा है, पटना से, तो पटना गिवर हो गया, तो पटना में यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी रूल है, रिसीवर को डेबिट कर देना है, और जो गिवर है उसे क्रेडिट कर देना है। चलो जी, इसके बाद फिर सेंट एक्सेप्टेंस, अब हमने बिल एक्सेप्ट करें, सेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसकी उल्टी एंट्री होगी, हमने एक्सेप्टेंस करी है 4,000 और 2,000 की पटना से, तो ये 6 हमारा होगा यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि हम बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, और कलकत्ता को बीआर रिसीव हो रहा है, और 4,000 का हो रहा है पटना को। तो कलकत्ता में 4,000 और पटना में 2,000, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बी, मद्रास ब्रांच के लिए। मद्रास ब्रांच के लिए करेंगे, पहले ये बॉम्बे ब्रांच थी। इसके लिए सेम बोला हुआ आपको रिसीव्ड गुड्स, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 आपको दे रखी है, कहता है गुड्स रिसीव किया हमने। अगेन अब की बार जो मद्रास ब्रांच है वो रिसीवर हो गई है, तो मद्रास ब्रांच को डेबिट किया जाएगा। तो जी कितना हो रहा है इसको रिसीव, 10,000 कलकत्ता से रिसीव हो रहा है, और 4,000 बॉम्बे से रिसीव हो रहा है, ओके। 10 और 4 हो गए आपके 14,000। तो मद्रास ब्रांच का कॉलम कहाँ है, पहले वो देखो। तो हियर इट इज मद्रास ब्रांच आपके सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में यहाँ से, तो ये हो गया आपका कितना, 10 और 4 14,000 यहाँ डेबिट किया जाएगा मद्रास में, क्योंकि रिसीवर है। गिवर कौन कौन है, कलकत्ता गिवर है, तो कलकत्ता में 10,000 और 4,000 बॉम्बे से, बॉम्बे गिवर है तो 4,000 बॉम्बे में। चलो उसके बाद फिर कैश सेंड, अब की बार कैश सेंड कर रहे हैं सर, है ना, कैश सेंड कर रहे हैं, तो अभी गिवर हो गई है। चलो गिवर हो गई कितना, 2 और 6 8,000 का कैश सेंड किया है, तो 8,000 यहाँ कर देंगे क्रेडिट। और किसको मिला है, 2,000 का कैश मिला है कलकत्ता को, तो कलकत्ता रिसीवर हो गया, तो यहाँ 2,000 आएगा। और उसके बाद 6,000 बॉम्बे को दिया है, तो बॉम्बे में रिसीवर हो गया, 6,000 यहाँ पर आ जाएगा, ओके जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर सी, कलकत्ता ब्रांच के लिए। जी इसमें क्वेश्चन में कहता है सबसे पहले सेंट गुड्स, पॉइंट नंबर 7 में सेंट गुड्स।
कुछ सेंड करें, तो बेटा जो ये ब्रांच है कलकत्ता ब्रांच है गिवर हो गई है और पटना रिसीवर हो गई। तो पटना लास्ट कॉलम तो शायद, तो यहाँ पर आपका ले लेंगे 6000। ठीक है, एक में जरा ये लाइन को सीधी कर लेते हैं। राइट, तो सेंड गुड्स टू पटना 6000। पटना आपकी आखिरी वाली ब्रांच है, पटना ब्रांच हो गई रिसीवर, पटना ब्रांच हो गई आपकी रिसीवर, तो रिसीवर में डाल देंगे 6000। ठीक है, और गिवर कौन है सर? गिवर है कलकत्ता ब्रांच। कौन सा कॉलम है इसका? कलकत्ता का कॉलम ये। ठीक है, राइट से फोर्थ, तो ये रिसीवर है और ये गिवर है, तो कलकत्ता में यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। चलो जी, उसके बाद हमने कैश पे किया है 4000 रुपये का, पटना को कैश पे किया है, और 4000 रुपये का बीपी हमने पे किया है। ठीक है, अगर बीपी के अगेंस्ट पेमेंट होती है बेटा, बीपी के अगेंस्ट पेमेंट होती है, तो बेसिकली उसकी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, क्यों एंट्री नहीं होगी? क्योंकि अगर आप इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में जाते हो, एक बार आपको मैं रिवाइज कराता हूँ, केवल बीआर इशू और बीपी को एक्सेप्ट करने की एंट्री बनते हैं, अगर पेमेंट होती है पेमेंट की एंट्री नहीं होती है। ये शायद आपको हमने लिखवाई नहीं है। ठीक है, जो मैंने इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन लिखवाया था आपको, बी आर इशूड बाय एक्स ऑन वाई, राइट। तो एक्स ने क्या करा, वाई पे बिल आपका इशू किया, वी आर इशूड बाय एक्स ऑन वाई। तो एक ब्रांच एक्स थी और एक ब्रांच वाई थी, तो जो ब्रांच इशू करती है उसने तो उसने एंट्री बना दी ये वाली। ठीक है, ये इशूअर है, उसने ये ब्रांच एंट्री बनाई, वी आर टू वी आर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच वाई, और ब्रांच वाई ने एक्सेप्ट किया, उसने किया ब्रांच एक्स टू बीपी, और फिर हेड ऑफिस ने ये इसकी एंट्री बना दी। इसमें फिर एक एंट्री ये है कि कैश रिसीव्ड अगेंस्ट, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बी आर। एक मिनट, हाँ, तो कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बी आर, अब बी आर के अगेंस्ट कैश मिल गया, तो ये क्या एंट्री बनाएगा? ये एंट्री बनाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, और ये बनाएगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इसको कैश मिला है तो ये कैश टू बी आर एंट्री बनाएगा, और इसने पे करा है ये बीपी टू कैश बनाएगा। ये ब्रांच एक्स है और ये ब्रांच वाई है। ओके, जो हमने पिछली क्लास में यहाँ पर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन करी थी, राइट। अब इसको पैसे मिले, इसने कैश टू बी आर एंट्री बना दी, इसने बीपी टू कैश एंट्री बना दी। इस दोनों एंट्री में कहीं पे भी ब्रांच का नाम नहीं है ना, यहाँ पर दूसरी किसी ब्रांच का नाम नहीं है, तो यहाँ पर इसकी बुक में फिर कोई एंट्री नहीं होती, राइट। जब तक ब्रांच का नाम ना हो जनरल एंट्री में, हेड ऑफिस उसको अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होती है। कैश टू बी आर वो बनाएगा, बीपी टू कैश ये बनाएगा, एचओ की बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, केवल बी आर इशू करने की एंट्री होती है। और जब बी आर इशू कर देते हैं, तो बी आर इशू करते वक्त ही एसेट क्रिएट हो जाती है। जिस ब्रांच ने बी आर इशू किया उसके अगेंस्ट एसेट आपकी क्रिएट हो गई, और जिस ब्रांच ने एक्सेप्ट किया उसके अगेंस्ट बिल्स पेबल के लिए जो लाइबिलिटी है वो हमारी क्रिएट हो गई। तो बाद में जब क्या होता है कि जब कैश वगैरह की पेमेंट कर देते हैं, तो इसकी कोई एंट्री बेसिकली अलग से बनाते नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो इसमें ये बोला है कि बीपी के अगेंस्ट आपने पेमेंट करी है। ठीक है, क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि बीपी के अगेंस्ट आपने 4000 रुपये की पेमेंट करी है पटना को, तो इसकी एंट्री तो नहीं होगी, तो जो 4000 का कैश दिया अलग से उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर कौन सा कर रहे थे हम? ये 7 पॉइंट था, 7 पॉइंट कर चुके हैं, 8 पॉइंट पे आते हैं। 8 पॉइंट में सिंपल आप लिखोगे सर बॉम्बे ब्रांच पे 3 नंबर पॉइंट पे जो लिखा है बीपी बी आर रिसीव 6000 फ्रॉम पटना, उसका एंट्री की हो। उसकी एंट्री हमने करी नहीं। एक मिनट, हाँ, पॉइंट नंबर बी मद्रास ब्रांच का पॉइंट नंबर 5, बॉम्बे ब्रांच का पॉइंट नंबर 3। बॉम्बे ब्रांच का पॉइंट नंबर 3, बॉम्बे ब्रांच का पॉइंट, हाँ ठीक है। रिसीव्ड बी आर ₹6,000 फ्रॉम पटना, हमें 6000 रुपये का पटना से बी आर रिसीव हुआ था, तो इसमें जो बॉम्बे ब्रांच है उसने इशू किया था, तो बॉम्बे ब्रांच हो गया इशूअर, तो यहाँ पर हमने किया डेबिट और यहाँ पे किया हमने क्रेडिट। हाँ, ये हो गया था।
बीआर इशू करने की, बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री तो होगी, लेकिन बीआर बीपी के अगेंस्ट जो पेमेंट मिलेगी उसकी एंट्री नहीं करनी है आपको। ओ ठीक है सर। ठीक है, हाँ, बिल इशू करने की एंट्री होगी पर पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। राइट। उसके बाद 8वीं एंट्री जो हमारे पास है, कहता है पेड बीपी 4,000 रुपये का अपने बीपी के अगेंस्ट पेमेंट करिए पटना ब्रांच को, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। 4,000 का जो कैश पे किया है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पटना ब्रांच होगी रिसीवर, सबसे आखिरी वाली पटना ब्रांच है, तो यहाँ 4,000 रुपये आपका आ जाएगा क्योंकि वो रिसीवर है। और उसके बाद किसने पे किया है, ये कलकत्ता ब्रांच ने पे किया है, वो गिवर है, तो 4,000 यहाँ पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पेड कैश। राइट। ये सब करने के बाद अब फाइनली क्या करोगे आप, अब फाइनली टोटल आपको कर देना है टोटल, और टोटल करके फिर सीधे बताना है कि किसको डेबिट या किसको आपने क्रेडिट करना है। चलिए, तो सबसे पहले जोड़ते हैं बॉम्बे ब्रांच का डेबिट कॉलम। 10 और 6 16, 16 और 6 22, तो ये आ रहा है 22,000। जी, देन बॉम्बे का जो क्रेडिट कॉलम है वो है 18 और 6 24 और 4 28, ये है 28,000। तो हेड ऑफिस कहता है बॉम्बे ब्रांच को 22,000 से डेबिट करना है और 28,000 से क्रेडिट करना है फॉर द होल मंथ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। इसका नेट क्या होगा, अगर 22,000 डेबिट करने हैं बॉम्बे ब्रांच में, 28,000 क्रेडिट करने हैं, तो सीधे सीधे डिफरेंस ये है कि 6,000 रुपये की एक एंट्री बना दो और बॉम्बे ब्रांच के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए। ठीक है, इसका ये मतलब है, फिर से देखेंगे, 22,000 बॉम्बे ब्रांच को डेबिट करने हैं, 28,000 ब्रांच बॉम्बे ब्रांच को क्रेडिट करने हैं, इनका नेट डिफरेंस निकालें तो 6,000 का अमाउंट बचेगा, तो 6,000 रुपये से बॉम्बे ब्रांच को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया फॉर द होल मंथ इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर बॉम्बे ब्रांच। मद्रास ब्रांच के लिए देखें, मद्रास ब्रांच के लिए आप देखोगे तो उसके डेबिट साइड में है 14,000, तो ये आ गया 14,000। राइट, ये आ गया 14,000, और क्रेडिट साइड में है 8,000, और इसके अलावा कुछ नहीं, 8,000। तो हेड ऑफिस का स्टेटमेंट कहता है कि पूरे महीने में बॉम्बे ब्रांच को 14,000 से डेबिट करना चाहिए और 8,000 से क्रेडिट करना चाहिए। डिफरेंस कितना निकला, 6,000 का, तो क्यों ना 6,000 से डेबिट ही कर दिया जाए। ठीक है, बट डिफरेंस की एंट्री यहाँ से हम बना देंगे। सेम ऐसे अगली ब्रांच पे आ जाइए। अगली ब्रांच में क्या है, कलकत्ता ब्रांच में 8 और 4 12, 12 और 2 14,000। इसमें 14,000 से हमने डेबिट करना है। देन 6 और 4 10 और 10 20, 20 और 6 26, और 26,000 से इसको हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो कलकत्ता ब्रांच को हेड ऑफिस ने 14,000 से डेबिट करना है पूरे महीने के लिए और 26,000 से क्रेडिट करना है। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस इसका जो आएगा वो आएगा 12,000 का, तो सीधे इसको 12,000 से क्रेडिट कर दिया जाए, ट्रांजेक्शन सेटल हो जाएगी। देन पटना ब्रांच के लिए 10 और 2 12, 12 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 4 22। पटना ब्रांच में 22,000 डेबिट होनी चाहिए पूरे महीने में। देन 4 और 6, 4 और 6 10, 4 और 6 10, और 10,000 इसको क्रेडिट होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या निकालेंगे सर, कि 22,000 से डेबिट होना है, 22,000 से डेबिट होना है और 10,000 से क्रेडिट होना है, तो क्यों ना इसको 12,000 से डेबिट ही कर दिया। ठीक है, तो पहले हमने इस तरीके से ये डिफरेंस निकाल लिया। अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमने जो अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होगी है वो भी निकाल दिया। बस अब इसी के हिसाब से आपको जनरल एंट्री बना देनी है, नथिंग एल्स। इतना लिख लेंगे और फिर जनरल एंट्री वाले सेक्शन पे आएंगे। 2 ब्रांच डेबिट हो रही है और 2 ब्रांच क्रेडिट हो रही है, और डेबिट क्रेडिट का जो टोटल है वो आपका बराबर हो जाएगा। तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और पटना, तो मद्रास को डेबिट करना है आपने 6,000 से, और पटना को डेबिट करना है आपने 12,000 से, और बाकी जो बॉम्बे और कलकत्ता है उसे आपने क्रेडिट करना है। ठीक है,
तो अब इसकी एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या बनेगी? चलिए एंट्री इसकी बनेगी, कौन कौन सी ब्रांच डेबिट हो रही है? मद्रास और पटना। तो ब्रांच मद्रास या मद्रास ब्रांच उल्टा भी ले सकते हो। अकाउंट डेबिट, ब्रांच पटना डेबिट, क्रेडिट कौन कौन सी हो रही है? बॉम्बे वाली हो रही है, तो ब्रांच बॉम्बे, देन टू ब्रांच कलकत्ता। ठीक है, और अमाउंट कितनी है इसकी? मद्रास ब्रांच बीच वाली है, 6,000, 12,000, 6,000, 12,000, 6 और 12, 6 और 12। ठीक है, तो ये 6,000, 12,000, 6,000 और फिर 12,000 being settlement of inter branch transactions, being settlement of inter branch transactions for the whole month, for the whole month। ठीक है, पूरे महीने के लिए जो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है उसको हमने यहाँ पे सेटल कर लिया। चलो इसको भी नोट करो, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बेटा हो जाए तो बताना। डन सर। ओके बेटा, आई गेस सबने कर लिया है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। किसी का रह गया हो, स्क्रीन अप डाउन करनी हो तो मुझे बता देना। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, कैलकुलेशन of goods in transit, cash in transit, goods in transit, cash in transit, and their journal entries। तो नेक्स्ट यहाँ से आपका जो टॉपिक आता है, जो इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और बच जाएगा जो फाइनल टॉपिक है। ऑल्दो उसका एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वैसे भी इस पूरे चैप्टर में है तो दो ही चीजें मेन, एक डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटा मेथड। ठीक है, क्योंकि हम चीजें सिलेबस में हम सारा कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं इसके बारे में जनरल एंट्री आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम में सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन आएगा डेटा या स्टॉक एंड डेटा से। अगर डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन ना आके इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन आता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है और 5 से 8 नंबर में इसको पूछने की पूरी चांसेस है। तो गुड्स एंड टारगेट का मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड टारगेट का मतलब वही हुआ ऐसे गुड्स जो हेड ऑफिस ने डिस्पैच कर दिए हैं लेकिन ब्रांच को रिसीव नहीं हुई, उसको बोला जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। सेम ऐसे होता है कैश इन ट्रांजिट। इसका मतलब क्या होता है? ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ रेमिटेंस करी है
वो कैश ब्रांच से तो डिस्पैच हो गया है लेकिन हेड ऑफिस के पास नहीं पहुंचा है, उसको बोला जाएगा कैश इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट कितना है, पहले तो हम इसको निकालते कैसे हैं वो हमने यहाँ पर देखना क्या नाम पड़ेगा, और फिर उसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है वो हमने यहाँ पे सीखना है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मैं याद दिला दूं कि वी नो दैट इन हेड ऑफिस बुक्स, हेड ऑफिस की बुक में नॉर्मली ऐसा होता है कि ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, विच नॉर्मली क्या दिखाता है, डेबिट बैलेंस दिखाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या दिखाता है सर, नॉर्मली डेबिट बैलेंस दिखाता है। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट बनता है जो कि नॉर्मली डेबिट बैलेंस दिखाता है, क्योंकि हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या होती है, ब्रांच होती है डेबिट। सेम ऐसे इन ब्रांच बुक्स, अगर हम ब्रांच की बुक में आते हैं नॉर्मली, तो ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट बनता है इफ यू कैन रिकॉल, और नॉर्मली इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। नॉर्मली इसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, राइट। ये बात आपकी यहाँ पे चलती है पहले तो ये तो आपको मैंने याद दिला दी। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, और ये भी आपको मालूम है, these two account show इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस। और आपको ये भी पता है कि ये जो दोनों अकाउंट हैं इनका बैलेंस अपोजिट बट इक्वल होता है। इसका ये मतलब हुआ, अगर यहाँ पर 6000 का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, अगर यहाँ पर 6000 का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर 6000 का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। नॉर्मली ये दोनों अकाउंट मैच करते हैं, बस बैलेंस इनका उल्टा होता है। लेकिन अगर इन दो अकाउंट में कोई डिफरेंस है, मैच नहीं कर रहे हैं, एक जगह 6000 का डेबिट बैलेंस है, दूसरी जगह 4000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, तो अगर इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है, दोनों अमाउंट अपोजिट इक्वल बैलेंस नहीं दिखा रही, तो वो डिफरेंस का रीजन होगा कि या तो गुड्स इन ट्रांजिट है, या तो कैश इन ट्रांजिट है, या कोई एरर भी हो सकता है, या कोई एरर भी हो सकता है, राइट। तो these two accounts shows equal and opposite balance. However, if there is any difference, अगर कोई डिफरेंस है, it can be because of goods in transit, cash in transit, और some error, और या कुछ एरर भी हो सकता है जो कि हेड ऑफिस की बुक में हुआ हो या ब्रांच की बुक में हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये अकाउंट वैसे तो इक्वल और अपोजिट बैलेंस दिखाने चाहिए, लेकिन अगर इक्वल अपोजिट बैलेंस नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कोई डिफरेंस जो है उसका रीजन या तो गुड्स इन ट्रांजिट होगा या कैश इन ट्रांजिट होगा या सम एरर होगा। पता कैसे लगाएंगे कि ये डिफरेंस गुड्स इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट है, या कुछ एरर है, ठीक है बेटे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इसको देखना है आपको, इतना लिख लो पहले फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब इतना लिख लो तो बेटा मुझे बताना। Done, sir. ऑल राइट, आई गेस सबने कर लिया है, तो अब देखिए स्टेप्स कैसे हैं। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सर, फाइंड आउट द टोटल डिफरेंस, between branch account and head office account। ब्रांच अकाउंट जो कि हेड ऑफिस की बुक में बन रहा है
और हेड ऑफिस अकाउंट जो कि ब्रांच की बुक में बन रहा है। अब ये पता लगाओ कि उन दोनों अकाउंट में कितने का डिफरेंस है। मतलब एक जगह अगर 6000 शो हो रहा है, एक जगह बेटा 4000 शो हो रहा है, तो दोनों में 2000 का डिफरेंस है, या दोनों में 10 या दोनों में 10,000 का डिफरेंस होगा, है ना। या तो दोनों को माइनस करेंगे 6000 माइनस 4000, या दोनों को प्लस करेंगे 6000 प्लस 4000 10,000। तो डिफरेंस 2000 भी हो सकता है और डिफरेंस 10,000 भी हो सकता है। ठीक है। अब सर कब प्लस करेंगे और कब आपको माइनस करना है, इसमें ध्यान रखना है आपको। इफ बोथ अकाउंट आर शोइंग ऑपोजिट अनइक्वल बैलेंस, ठीक है, दोनों की बुक में बैलेंस तो अपोजिट है, मतलब एक जगह डेबिट बैलेंस है तो दूसरी जगह क्रेडिट बैलेंस है, एक जगह डेबिट बैलेंस है दूसरी जगह क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन मैच नहीं कर रहा। तो क्या करोगे, इफ बोथ अकाउंट्स आर शोइंग अपोजिट अनइक्वल बैलेंस देन सब्ट्रैक्ट देम। आपने क्या करना है, उनको माइनस करना है। ठीक है, आपने उन्हें माइनस करना है। अगर दोनों अकाउंट में अपोजिट बैलेंस है, एक जगह डेबिट बैलेंस है एक जगह क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन अमाउंट मैच नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने बताया था दोनों जगह बैलेंस अपोजिट होगा, सेम सेम और सेम वैल्यू का होगा, अमाउंट सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बैलेंस तो है अपोजिट पर सेम फिगर नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसको माइनस माइनस कर देना है। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको लेके बताऊं कि जो ब्रांच अकाउंट है जो कि हेड ऑफिस की बुक में बन रहा है, मान लो कि इसमें 10,000 का डेबिट बैलेंस है, 10,000 का डेबिट बैलेंस है। फिर हेड ऑफिस का अकाउंट है जो कि ब्रांच की बुक में बन रहा है, मान लो इसमें 6,000 का क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ से मैं बोलूँ डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4,000 का आपका डिफरेंस माना जाएगा। ठीक है, दोनों जगह बैलेंस अपोजिट है लेकिन अनइक्वल अमाउंट है, तो आपको माइनस कर देना है। दूसरी बात स्टेप नंबर 1 में, इफ both accounts are showing either डेबिट बैलेंस, दोनों जगह आपका डेबिट बैलेंस है या दोनों जगह आपका क्रेडिट बैलेंस है। if both accounts are either showing डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो आपने क्या कर देना है सर, उसको ऐड कर देना है, उन्होंने आपने ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि सर जैसे कि मान लो जो ब्रांच अकाउंट है वो कह रहा है कि 1,000 का डेबिट बैलेंस है, हेड ऑफिस का अकाउंट कह रहे हैं कि 500 का डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस ही बता रहा है। ओके जी, तो क्या किया जाएगा बेटा, यहाँ पे जो टोटल डिफरेंस निकालोगे आप, डिफरेंस निकालने के लिए आपको ना ऐड करना पड़ेगा। अब डिफरेंस 1500 का माना जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान समझो, पहले माइनस क्यों कर रहे हैं और अब ऐड क्यों कर रहे हैं, समझो बेटा ध्यान से। मेरी किताबें कहती है कि मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने मतलब मैंने आपको ऐसे डाटा दिखाया होगा, तो मेरी बुक में आपका डेबिट बैलेंस होगा। तो मैंने कहा कि मैंने आपसे 10,000 रुपये ले रहे हैं। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर हमारे अनुसार हमने आपको केवल 6,000 रुपये देने हैं। मतलब आप लाइबिलिटी तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि देने पैसे, लेकिन आप 6,000 कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ भाई मैंने 10,000 लेने, आप कह रहे हो नहीं सर हमने आपको 6,000 ही देने, तो डिफरेंस 4 का माना जाएगा। इसका उल्टा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने हैं, आप कहते हो सर आपने लेने नहीं है, उल्टा हमें आपसे 2,000 रुपये लेने हैं। आप समझ में आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने हैं, आपने कहा सर आपको गलत फहमी हो रही है, आपने पैसे लेने नहीं है, आपने उल्टा हमें 2,000 रुपये देने हैं। तो यहाँ डिफरेंस 12 का माना जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास +10,000 होगा क्योंकि मैंने पैसे लेने हैं, लेकिन आपके अनुसार मैंने पैसे देने हैं और आप माइनस का 2,000 बना रहे हो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास पैसा आएगा प्लस का 10,000, आप कह रहे हो नहीं आपने पेमेंट करनी है, तो आपसे होगा -2,000। अब मैं अगर +10,000 और -2,000 को नंबर लाइन में प्लेस करूँ, आई होप आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी,
अगर मैं 10,000 और -2,000 को नंबर लाइन में प्लेस करूं, ये नेगेटिव है और सर ये पॉजिटिव है, तो या आप कह रहे हो कि सर 2,000 नेगेटिव का है और मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव मेरा 10,000 है, बीच में यहाँ जीरो होता है, तो 2,000 से 10,000 में जाएंगे तो डिफरेंस कितना होगा बताओ? 12 का ही तो होगा ना। पहले मैं ये 2,000 का डिस्टेंस कवर करूंगा जीरो पे आने के लिए, फिर जीरो से 10 तक जाऊंगा, तो -2 और 10 का जो डिफरेंस होगा वो 12,000 का डिफरेंस हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है कि क्यों प्लस कर रहे हैं और क्यों उसको माइनस कर रहे हैं? हाँ सर। एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, तो दोनों जगह अगर बैलेंस अपोजिट है तो माइनस करना है, दोनों जगह बैलेंस अगर सेम है, दोनों जगह डेबिट बैलेंस है या दोनों जगह क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर आपने उसको प्लस करके डिफरेंस निकालना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड, कंपेयर गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एंड goods received by branch. Compare goods sent by head office and goods received by branch to find out goods in transit. Goods in transit. ठीक है जी। सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, ये देखेंगे हेड ऑफिस ने कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे हैं पूरे साल में। हेड ऑफिस कहता है कि मैंने 4 लाख का सामान पूरे साल में सेंड किया है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। ब्रांच कहती है कि हमें केवल 3,70,000 रुपए का ही सामान रिसीव हुआ है थ्रू आउट द ईयर। हेड ऑफिस ने 4 लाख भेजा है, ब्रांच कहती है हमारे पास 370 का ही सामान पहुंचा है। तो समझ जाओगे कि जो 30,000 का डिफरेंस है वो हमारा गुड्स इन ट्रांजिट है। तो कंपेयर गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस एंड गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टू फाइंड आउट गुड्स इन ट्रांजिट। यहाँ से आपका आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। सिमिलरली कंपेयर कैश remitted by branch, cash remitted by branch and cash received by branch। यह उल्टा भी हो सकता है, कैश सेंट बाय ब्रांच, सॉरी कैश सेंट बाय एचओ एंड कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच, जो भी आपका होगा। सिमिलरली कंपेयर कैश रेमिटेड बाय ब्रांच एंड कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच और कैश सेंट बाय हेड ऑफिस and cash received by branch to find out cash in transit। इनके डिफरेंस से क्या आ जाएगा सर, कैश इन ट्रांजिट आपका आ जाएगा, राइट। नॉर्मली जो टोटल डिफरेंस आपने फर्स्ट में निकाला, जो फर्स्ट में आपने हेड ऑफिस के अकाउंट और ब्रांच अकाउंट के बीच का डिफरेंस निकाला था, सेकंड और थर्ड से वो डिफरेंस सेटल हो जाना चाहिए, है ना। सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस फर्स्ट स्टेप के डिफरेंस को सेटल कर देगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड का डिफरेंस जोड़ने पर, सेकंड और थर्ड स्टेप का डिफरेंस जोड़ने पर फर्स्ट स्टेप में जो डिफरेंस आया था उसके बराबर वैल्यू आपकी आनी चाहिए। बट फिर भी मान लीजिए कि आपने टोटल डिफरेंस में से पता कर लिया, मान लो कि आपका टोटल डिफरेंस जो आ रहा था हेड ऑफिस और ब्रांच की बुक में वो 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। आपको मालूम चला कि इसमें से 6,000 रुपये का गुड्स इन ट्रांजिट है और 3,000 रुपये का आपका कैश इन ट्रांजिट है। उसके बाद भी 1,000 रुपये का डिफरेंस बच रहा है, राइट। मैंने कहा अगर टोटल डिफरेंस था 10,000 रुपीज़ का, आपने स्टेप नंबर 2 से मालूम किया कि 6,000 का है गुड्स इन ट्रांजिट, स्टेप नंबर 3 से मालूम किया कि 3,000 का है गुड्स इन ट्रांजिट, और उसके बाद भी 1,000 रुपये का डिफरेंस बच रहा है। तो अगर इसके बाद भी डिफरेंस बच जाता है तो उसको माना जाएगा कि देयर इज सम एरर, कि कोई गलती हुई है। अब वो गलती या तो ब्रांच की साइड से हुई होगी या एचओ की साइड से हुई होगी, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि गुड्स इन ट्रांजिट आपको निकालना पड़ता है, कैश इन ट्रांजिट आपको नहीं दिया होता, ठीक है। मतलब आपको स्टेप नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपको जो टोटल डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 आपको निकालना पड़ेगा जिसमें आप निकालोगे क्या नाम है, गुड्स इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट आपको दिया नहीं होगा,
तो हम उसमें क्या क्या नाम करते हैं, उसमें फिर हम ऐसे करते हैं कि अगर टोटल डिफरेंस 10,000 रुपए का है, अगर टोटल डिफरेंस 10,000 रुपए का है जिसमें से 6,000 रुपए का डिफरेंस गुड्स इन ट्रांजिट है, तो बाकी का जो 4,000 का डिफरेंस है वो कैश इन ट्रांजिट मान लिया जाएगा। ठीक है, बाकी का जो डिफरेंस बचेगा उसे कैश इन ट्रांजिट मान लिया जाएगा। चलो बाकी क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं, 2-3 एग्जाम्पल इसके ऊपर हमने करने हैं। चौथा, इफ डिफरेंस स्टिल एग्जिस्ट, उसके बाद भी आपका डिफरेंस आ रहा है, देन इट इज एरर, it is because of some error either in books of branch, either in books of branch or in books of head office। ठीक है बेटे, अगर डिफरेंस अभी भी होता है तो ये क्यों होगा, कुछ एरर की वजह से होगा, जो या तो एचओ की बुक में होता है या तो ब्रांच की बुक में होता है। उसके बाद मेक जनरल एंट्री, फिर बेटा आप जनरल एंट्री करोगे, ये भी एक जगह होगी, इधर इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन बुक्स ऑफ ब्रांच। फिर आप क्या करोगे बेटे, एक जनरल एंट्री पास करोगे गुड्स इन ट्रांजिट को कैश इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड करने के लिए, डिफरेंस को सेटल करने के लिए। ये एंट्री या तो हेड ऑफिस की बुक में होगी या ब्रांच की बुक में होगी, दोनों जगह नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों जगह हो जाएगी तो डिफरेंस फिर से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है मेरी किताबें 10,000 का बैलेंस दिखा रही हैं, आपकी किताबें 6,000 का डिफरेंस दिखा रही हैं, तो आपके में और मेरे में 4,000 रुपये का क्या है, डिफरेंस है। तो कैसे इसको सेटल किया जाए, या तो मैं 10,000 से 6,000 पे आ जाऊं तो डिफरेंस सेटल हो जाएगा, राइट, या आप 6,000 से 10,000 पे आ जाओ वो भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि मैं 10,000 से 6,000 पे आ गया, आप 6,000 से 10,000 पे चले गए, तो डिफरेंस तो फिर से रह जाएगा, है ना। अगर दोनों एंट्री बना देंगे तो अंतर तो फिर से वही वही रहेगा। जैसे आपके और मेरे बीच में 4 सपोज मान लीजिए स्टेप की दूरी है ना, देयर इज अराउंड सपोज कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन अस, आप पर मुझे मेरे में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब या तो मैं आपकी ओर बढ़ूँ या आप मेरी ओर बढ़ेंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ आपकी तरफ, आप आ रहे हैं मेरी वाली पोजीशन पे, तो अंतर तो दोबारा आपका रह जाएगा। इसलिए एंट्री क्या करनी है, एक की बुक में बनानी है, और वो एंट्री क्या बनती है, ठीक है। अगर ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक में बन रही है, अगर ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक में बन रही है तो ये एंट्री बनती है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट अगर कोई एरर है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, टू ब्रांच अकाउंट। और अगर ये एंट्री आप ब्रांच की बुक में बना रहे हो, इन बुक्स ऑफ ब्रांच, अगर ये एंट्री आप ब्रांच की बुक में बना रहे हो बेटा, तो एंट्री बनेगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। या तो ये एंट्री एचओ की बुक में बनेगी या तो ये एंट्री ब्रांच की बुक में बनेगी, दोनों जगह नहीं बनानी है। अब इसमें कई बच्चा क्या करता है, कई बच्चा जनरल एंट्री को गलत तरीके से समझता है। वो कहता है सर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं आपको, मैंने कहा दो बेटा बिल्कुल एग्जांपल दो। तो वो बोलेगा कि सर मान लीजिए आपको 5,000 रुपये का कैश रिसीव हुआ राहुल से,
है ना, आपको 5,000 रुपये का कैश रिसीव हुआ राहुल से, तो आप क्या जनरल एंट्री बनाएंगे? मैंने कहा मैं एंट्री बनाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। और सर आप ये बताइए राहुल क्या एंट्री बनाएगा अपनी बुक में? मैंने कहा राहुल एंट्री क्या बनाएगा, वो प्रकाश डेबिट टू कैश एंट्री बनाएगा, है ना। अगर मुझे पैसे मिले हैं मैं कैश टू राहुल बनाऊंगा, और राहुल क्या बनेगा, वो प्रकाश टू कैश एंट्री बनाएगा। तो आपने बोला सर एग्जैक्टली हम यही कहना चाहते हैं, अगर हेड ऑफिस की बुक में गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश इन ट्रांजिट डेबिट हो रहा है, एरर डेबिट हो रहा है, तो ब्रांच की बुक में तो ये क्रेडिट होने चाहिए ना। दोनों जगह आपने डेबिट क्यों करनी है? आपने यहाँ पर भी किया है भाई कि ये डेबिट होगा, यहाँ पर भी किया है कि ये डेबिट ही होगा, तो दोनों जगह डेबिट क्यों कर रहे हो? अगर एक जगह डेबिट हुआ है तो दूसरी जगह क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें दोनों बुक्स में एंट्री हो रही थी, एंट्री प्रकाश की बुक में भी हो रही है और एंट्री राहुल की भी बुक में हो रही है, लेकिन यहाँ मैंने क्या बोला है, दो जगह एंट्री नहीं करनी है, एक ही जगह एंट्री होगी। दो जगह एंट्री नहीं करनी है, एक ही जगह आपको एंट्री करनी है, या तो वो हेड ऑफिस की बुक में होगी या तो वो क्या होगा सर, ब्रांच की आपकी बुक में करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये मत कर देना कि यहाँ डेबिट किया है तो ब्रांच की बुक में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, दोनों जगह ये चीजें डेबिट ही होंगी। और अगर हेड ऑफिस की बुक में है तो टू ब्रांच लिख देंगे, और ब्रांच की बुक में है तो टू हेड ऑफिस लिख देंगे। ओके, इसको लिखें, जब हो जाए तो फिर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो एंट्री दोनों जगह नहीं बनानी है, एक जगह बनानी है, या तो हेड ऑफिस की बुक में या तो ब्रांच की बुक। नॉर्मली ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक में बनाई जाती है, ठीक है। नॉर्मली ये डिफरेंस की एंट्री हेड ऑफिस बनाता है। जी बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। बात करते हैं, यहाँ से एक नोट डाल देते हैं। जनरली this entry should be passed in books of head office। नॉर्मली ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक में बनाई जाती है, क्योंकि ब्रांच क्या करती है, पीरियड के एंड में अपना ट्रायल बैलेंस बना के दे देती है एचओ को। एचओ ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को क्या करता है, चेक करता है और कंपेयर करता है कि हमारी बुक्स क्या कह रही है और एचओ और जो ब्रांच की बुक है उसकी क्या कह रही है। फिर हेड ऑफिस को मालूम चल जाता है कि हाँ ब्रांच की बुक और हमारी बुक में इतने का डिफरेंस है। तो हेड ऑफिस ब्रांच को नहीं बोलता कि चलो हम आपको वापस भेज रहे हैं आपके रिकॉर्ड्स, आप इसको ठीक ठीक करके दोबारा भेजो, क्योंकि फिर वो ब्रांच को भेजेंगे, फिर ब्रांच पता नहीं कब ठीक करके देगी, तो बेकार में टाइम का लॉस होता है। इसलिए हेड ऑफिस क्या करता है, पहले ब्रांच से रिकॉर्ड को रिसीव कर लेता है, कहता है ठीक है आप रिकॉर्ड भेज दो, हम पता लगाएंगे कितना गुड्स इन ट्रांजिट है, कितना कैश इन ट्रांजिट है, और हम उसकी जनरल एंट्री बना देंगे। तो नॉर्मली ये एंट्री प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है, एचओ की बुक में बनती है। ठीक है, एग्जाम में भी अगर बोलेगा पास जनरल एंट्री, कुछ ना बोला हो तो दोनों में से आपने एक जगह करनी है, तो नॉर्मली आप हेड ऑफिस की बुक में करके आना। ठीक है, तो जनरली दिस एंट्री शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एचओ, ये एंट्री एचओ की बुक में होनी चाहिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, सपोज मान लीजिए हेड ऑफिस की बुक है, हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट में 15,000 का डेबिट बैलेंस है, और गुड्स सेंड टू ब्रांच ये आपका 1,80,000 है। फिर मान लीजिए ब्रांच की बुक है, ब्रांच की बुक में एचओ का अकाउंट बनाया गया है, जिसमें ये कहता है कि भाई 9,000 का हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और जो गुड्स
रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है वो आपका ₹1,75,000, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट गुड्स एंड कैश इन ट्रांजिट एंड मेक जनरल एंट्रीज। आपको गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट, ठीक है, करना है और उसकी जनरल एंट्री करना है। लिखो पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जनरल एंट्री दोनों में से एक जगह बनानी है, तो मैं एचओ की बुक में बनाऊंगा। तो हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट डेबिट बैलेंस है 15,000 और गुड्स सेंड टू ब्रांच है 1,80,000। ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस के अकाउंट में 9,000 का क्रेडिट बैलेंस है और जो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है वो 1,75,000 है। क्वेश्चन में कहता है गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट आपको निकालना है और जनरल एंट्री बनानी है। आई गेस क्वेश्चन आपने लिख लिया है, तो जनरल एंट्री आपका मेन आंसर है और बाकी चीज़ें आपको वर्किंग नोट में करनी है जो भी हमने स्टेप लिखवाए थे। तो आंसर में लिखेंगे इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, दोनों में से एक जगह आपको एंट्री बनानी है जनरल एंट्री, स्पेस छोड़ देंगे इसके लिए और उसके बाद फिर यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट। बेटा वर्किंग नोट में क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल डिफरेंस। मुझे ये बताओ हेड ऑफिस में डेबिट बैलेंस है 15,000 का और ब्रांच की बुक में क्रेडिट बैलेंस है 9,000 रुपये का। प्लस करना चाहिए दोनों डिफरेंस को, दोनों अमाउंट को, या माइनस करना चाहिए? एक जगह माइनस करना चाहिए। हाँ, एक जगह 15 का डेबिट बैलेंस है, एक बार 9,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों जगह जो बैलेंस है सर वो अपोजिट है। अगर बैलेंस अपोजिट होगा तो आपको माइनस करना है, अगर दोनों जगह डेबिट बैलेंस होगा या दोनों जगह क्रेडिट बैलेंस होगा तो आपने उसे प्लस करना पड़ेगा। तो 15,000 में से बेटा आपको यहाँ पर 9,000 माइनस करना है, 15,000 में से आपको यहाँ पर 9,000 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा डिफरेंस। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह बैलेंस अपोजिट है, इस टाइप में आपको मैंने लिखवाया है। तो क्या होगा सर यहाँ पर अल्टीमेटली ये होगा आपका 15,000 और 9,000, तो ये आपका सर 6,000 का डिफरेंस आ गया। चलो सेकंड स्टेप, आप निकालोगे गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये कैसे मालूम चलेगा? हेड ऑफिस ने कितने का सामान भेजा है बेटा? हेड ऑफिस ने 1,80,000 का सामान भेजा था, जबकि ब्रांच के रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, उनके पास पहुंचा कितने? 175। 180 का सामान एक्चुअली डिस्पैच किया है, सेंड किया है, जबकि ब्रांच के पास जो पहुंचा है वो 175 पहुंचा है। तो कैन यू टेल मी कि जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो उसका अमाउंट कितना होगा? 5,000। 5,000। तो 5,000 का हमारा हो जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। चलो जी, तो 1,80,000 में से इस 175 को माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 5,000। कितना गया सर? ये आ गया आपका 5,000। तो 5 का आपका यहाँ पर डिफरेंस आता है। अगर 5,000 का आपका यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो अब क्या करेंगे सर? अब सुनेंगे ध्यान से। हमारा जो टोटल डिफरेंस है वो आया था 6,000 रुपये का, जिसमें से हमने पता लगा लिया कि 5,000 का जो डिफरेंस है वो गुड्स इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट हमें दिया नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, अगर 6,000 में से 5,000 का डिफरेंस बिकॉज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है, तो जो बैलेंस डिफरेंस बचा कितना सर? 1,000 का, इसको कैश इन ट्रांजिट मान लिया जाएगा, ठीक है सर। कोई एदर भी तो हो सकता है, जब तक सर हमें गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट दोनों ना पता हो और फिर डिफरेंस बच रहा हो, उसको मानते हैं एरर। लेकिन अगर गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट दोनों में से एक पता है और दूसरे का कोई डेटा ही नहीं दिया, तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा, रिमेनिंग जो डिफरेंस बचेगा वो ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट माना जाएगा। इसमें क्योंकि हमें ये पता था और हमें ये भी पता था, तो जो डिफरेंस आया वो क्या माना जाएगा? कैश इन ट्रांजिट। 1,000 रुपये का अमाउंट यहाँ से आ गया। ओके,
अब ये करने के बाद हम बनाएंगे जनरल एंट्री। इतना कर लो पहले। जब ये हो जाए तो बताना, फिर इसकी एंट्री बनाएंगे। जी बेटा, ये हो गया। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब यहाँ से एंट्री बनेगी, और एंट्री बनेगी आपकी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एचओ की बुक में बना रहे हैं तो नाम आएगा ब्रांच का, तो ब्रांच अकाउंट। 5,000 का गुड्स इन ट्रांजिट, 1,000 का कैश इन ट्रांजिट, और ये 6,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर आपका बन गया। ठीक है, तो बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुड्स एंड कैश इन ट्रांजिट, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुड्स एंड कैश इन ट्रांजिट, राइट। तो ये बन गई जनरल एंट्री। ये सिर्फ हमने एचओ की बुक में बनाई है। अगर ब्रांच की बुक में बनाने को बोल देता क्वेश्चन खुद ही कह रहा है ब्रांच की बुक में बनाओ, तो क्या बनाते? तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट 5,000, कैश इन ट्रांजिट डेबिट 5 क्या नाम है 1,000, और तो एचओ कर देते 6,000। और क्योंकि मैं बोला कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम प्रेफर करेंगे कि ये एंट्री एचओ की बुक में ही बनाई जाए। इसे भी नोट कर लेंगे, जब हो जाएगा तो अगले एग्जाम्पल पे आएंगे। Done, sir. ऑलराइट, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो पहले हेड ऑफिस की बुक्स में आ जाते हैं। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट 8,000 रुपये का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, और गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,10,000 है। फिर ब्रांच की बुक्स हैं जिसमें हेड ऑफिस का अकाउंट 1,500 का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये मान लीजिए आपका 2,02,000। आगे क्वेश्चन में कहता है एडिशन फॉर्मेशन। इफ कैश इन ट्रांजिट इज ₹1,000, अगर कैश इन ट्रांजिट 1,000 है, तो फाइंड गुड्स इन ट्रांजिट, मेक जनरल एंट्री। एंट्री हमको बनानी है, ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रांच अकाउंट में 8,000 का डेबिट बैलेंस है, गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,10,000 है। ब्रांच की बुक में जो हेड ऑफिस का अकाउंट है वो 1,500 का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, और जो गुड्स रिसीव हुआ है एचओ से वो 2,02,000 है। कैश इन ट्रांजिट आपको पहले से दे दिया, कहता है कैश इन ट्रांजिट 1,000 रुपये का है,
तो आपको फाइंड करना है गुड्स इन ट्रांजिट और फिर आपको जनरल एंट्री बनानी है। चलिए क्वेश्चन लिख लो पहले, जब क्वेश्चन लिख लोगे तो बताना मुझे। डन सर। हो गया सर। ठीक है, चलो तो इसमें अपने जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। पहले जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देंगे। अगेन कुछ नहीं बोला हुआ तो ये एंट्री हम एचओ की बुक में बना रहे हैं। तो इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जनरल एंट्रीज, चलिए स्पेस छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे वर्किंग नोट। जी बेटा, टोटल डिफरेंस कैसे निकालेंगे अब की बार, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सर प्लस ऐड होगा करेंगे ऐड। सर। अब की बार ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर 8,000 का डेबिट बैलेंस है और यहाँ भी डेबिट बैलेंस है। अगर दोनों जगह सेम बैलेंस हो तो मैंने बताया था प्लस करना है ना। वो कह सकते हैं कि मतलब नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि हेड ऑफिस कह रहा है 8,000 रुपये आपसे लेने हैं, ब्रांच कह रही है सर हमें आपसे 1,500 लेने हैं, तो हेड ऑफिस प्लस 8,000 रुपये मान के चल रहे हैं, ब्रांच के हिसाब से माइनस 1,500 होना चाहिए। तो माइनस 1,500 और प्लस 8,000 में 9,500 का अंतर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, ये 8,000 और जो 1,500 है ये प्लस करेंगे तो 9,500 का डिफरेंस आएगा। चलो फिर निकालेंगे उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट, फिर निकालेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। अब जो गुड्स इन ट्रांजिट है मेरे बच्चों वो कैसे निकलेगा, 2,10 भेजा है हेड ऑफिस ने और ब्रांच के पास 2,2 ही पहुंचा है, तो ठीक है यहाँ से निकल जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। तो 2,10 और 2,02,000 कितने का अंतर है? 2,02,000 का, 2 लाख सॉरी कितना है, 8,000 का है ना। 2,10,000 का सामान हेड ऑफिस ने भेजा था और ब्रांच के पास 2,02,000 ही पहुंचा है, तो कितने का अंतर हो गया? 8,000 का हो गया। कैश इन ट्रांजिट आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है, कितना बोला गया है? कैश इन ट्रांजिट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन 1,000 का, 1,000 का आपका कैश इन ट्रांजिट है, ये आपका पहले से क्वेश्चन में गिवन है। तो अब क्या करेंगे सर, देखो टोटल डिफरेंस, टोटल डिफरेंस आपका 9,500 का है, जिसमें से गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूँ GIT समझ जाना, गुड्स इन ट्रांजिट है आपका 8,000, कैश इन ट्रांजिट शॉर्ट में लिख रहा हूँ CIT समझ जाना 1,000। लेकिन बेटा उसके बाद भी बैलेंस बच रहा है, कितने का? उसके बाद भी 500 का डिफरेंस बच रहा है। इस 500 के डिफरेंस को माना जाएगा एरर, कि ये किसी एरर की वजह से अराइज हुआ है। अब ये एरर क्या है ये हेड ऑफिस और ब्रांच बाद में पता कर लेंगी, लेकिन आज ये पता है कि 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट को एडजस्ट करने के बाद भी 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इतना नोट करेंगे फिर इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। तो अब की बार प्लस किया है हमने, माइनस नहीं किया। गुड्स इन ट्रांजिट वैसे ही निकाला है, कैश इन ट्रांजिट पहले से गिवन है, तो टोटल डिफरेंस को चेक करना है कि वो सेट ऑफ हो गया या नहीं। तो गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट से वो सेट ऑफ नहीं हो रहा है, उसके बाद भी 500 का डिफरेंस है, तो जो 500 का डिफरेंस आएगा बेटा उसको माना जाएगा एरर, है ना। 1,000 रुपये का कैश इन ट्रांजिट पहले से ही गिवन था। चलो अब एंट्री बनाते हैं। तो पहली एंट्री इसमें बनेगी हमारी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 8,000, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 1,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500,
और 2 ये किसकी बुक में बन रही है? एचओ की बुक में। तो 2 ब्रांच अकाउंट, 2 ब्रांच अकाउंट 9,500 वही लिख देंगे। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुड्स एंड कैश इन ट्रांजिट, ये गुड्स और कैश इन ट्रांजिट के लिए एडजस्टमेंट पास करी है हमने। अब 500 रुपये का जो सस्पेंस अकाउंट है वो डिफरेंस है, वो भी हमने सस्पेंस में डाल दिया, बाद में इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। उसके लिए हेड ऑफिस ब्रांच आपस में बैठे कि भाई क्या चीज़ है ऐसी जो हमारी बुक में है आपकी वाली बुक में नहीं है, या कोई फिगर हमने कम या ज़्यादा लिख दी है। ओके, तो वो बाद में सेट ऑफ कर लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की जनरल एंट्री। इसको लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। Done, sir. ठीक है, बाकी बच्चे भी लिखें। हो गया सर। डन सर डन। 1 मिनट वेट करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। चलिए, पहले पेज की लेंथ बढ़ा लेते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास तक हो जाएगा। इसमें जनरल एंट्री करवानी पहले, फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। मॉड्यूल में इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करना है इसके, क्योंकि अगेन लेंथी, ये टॉपिक लेंथी है लास्ट वाला, और इतना बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली ब्रांच वाले चैप्टर से पूछता नहीं। ठीक है, तो करते हैं, पार्ट ऑफ सिलेबस है, मैथ्स में आपको बता दूंगा। प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो सारे कर लेना मॉड्यूल के, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसकी कम है। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। देखो क्या होता है, ये ब्रांच है, ठीक है, ये क्या करती है, ट्रायल बैलेंस बना के, जैसे मैंने बताया था कि जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, यहाँ तक का काम कौन करेगी सर? ब्रांच कर लेती है। ठीक है, 2 तरह की ब्रांच होती है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या करती है, जनरल एंट्री खुद बनाती है, लेजर अपने आप बनाती है, ट्रायल बैलेंस भी अपने आप बनाती है, लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाती है। वो ट्रायल बैलेंस बना के किसको दे देती है? एचओ को दे देती है। एचओ क्या करता है, उस ट्रायल बैलेंस को अपनी बुक में इंक्लूड करते हैं, अपने बुक में उसको रिकॉर्ड करता है, और फिर ब्रांच का नेट प्रॉफिट या लॉस निकालता है। ओके, तो क्या होगा, ब्रांच सेंड करेगी ट्रायल बैलेंस किसको बेटा? हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट मतलब इंक्लूड करेगा, इनकॉर्पोरेट आई मीन इंक्लूड ब्रांच आइटम्स, ब्रांच के जो भी आइटम्स हैं उसे अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ब्रांच ट्रायल बैलेंस बना के दे देगी एचओ को, एचओ उसको रिसीव करेगा और अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट मतलब कि इंक्लूड करेगा, मतलब ब्रांच के एक्सपेंसेस को अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेगा, ब्रांच के एसेट्स को अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंसेस से ग्रॉस प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट है वो उसको फाइंड आउट करेगा, और एसेट और लायबिलिटी वाले आइटम से ब्रांच की बैलेंस शीट बनाएगा। ओके, तो पहले तो ये प्रोसेस है कि हेड ऑफिस अपना ट्रायल बैलेंस ब्रांच को, ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस एचओ को देगी। अब ये इनकॉर्पोरेशन होता कैसे है इन द बुक्स ऑफ एचओ? इसके 2 तरीके के मेथड होते हैं, दोनों ही हमने देखने हैं। जनरल एंट्री आज देखेंगे और क्वेश्चन इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर समय बचा तो आज ही एक क्वेश्चन करा के आज ही उसको वाइंड अप करूँगा। ठीक है, अभी देखते हैं, अगर 9:30 तक क्लास होगी तो हो सकता है कि इसका क्वेश्चन भी हो जाए। राइट, चलिए।
तो यहाँ पे दो तरीके के मेथड होते हैं। एक मेथड होता है आपका डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन मेथड। इसमें इनकॉर्पोरेशन डिटेल में किया जाता है। और दूसरा होता है एवरेज्ड। एवरेज का मतलब होता है बेटा शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट, एवरेज्ड इनकॉर्पोरेशन मेथड। एक होता है डिटेल्ड मेथड, दूसरा होता है एवरेज्ड मतलब कि शॉर्टकट मेथड। तो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं बात करेंगे। सबसे पहले डिटेल्ड मेथड। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करेगा, एंट्री बनेगी, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन एचओ की बुक में हो रहा है तो ये सारी की सारी जर्नल एंट्री एचओ की बुक में हो रही है। जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हेड ऑफिस क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को देखेगा और ट्रायल बैलेंस में वो आइटम ढूंढेगा जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट वाले आइटम उठा के, ट्रेडिंग अकाउंट वाले आइटम उठा के वो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर आइटम्स related to debit side of branch trading account। जरा याद दिलाइए कि सर ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम नॉर्मली बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, नॉर्मली क्या आता है डेबिट साइड में? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ठीक है, और वेजेस वगैरह अगर होंगे, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज होंगी, प्लस ब्रांच जो हेड ऑफिस से सामान रिसीव करता है, हेड ऑफिस ब्रांच से, सॉरी ब्रांच हेड ऑफिस से जो सामान रिसीव करता है वो भी परचेज ही मानी जाती है ब्रांच के लिए, तो वो भी आपके डेबिट में आती है। तो फॉर आइटम्स रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट सच एज ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच की खुद की अपनी परचेजेस अगर करी हैं तो, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, इसके अलावा कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये जो आइटम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। पहली एंट्री बनेगी इसके लिए, तो इसकी एंट्री बनती है एचओ की बुक में, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है सर, एक एक आइटम अलग अलग नहीं लिखना है, ये सारे आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं उनको जोड़ देना है, जोड़ के जो फाइनल अमाउंट आएगी उसकी सिंगल एंट्री बनती है और एंट्री बनेगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये पहली एंट्री आ गई, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली एचओ की बुक में ब्रांच का डेबिट बैलेंस होता है, एचओ की बुक में ब्रांच का डेबिट बैलेंस होता है। जब ब्रांच के सारे आइटम हेड ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का अकाउंट जीरो बैलेंस दिखाता है। जब हम ब्रांच के सारे आइटम एचओ की बुक में दिखा देंगे तो हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का अकाउंट डिसअपियर हो जाएगा। तो क्योंकि हमें ब्रांच के अकाउंट को कम करना है तो कम करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसे क्रिएट किया जाएगा, राइट। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, पहली एंट्री उन आइटम्स के लिए जो ब्रांच अकाउंट की ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे आइटम होंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने चाहिए, उसके लिए एंट्री बनेगी फॉर आइटम्स। और ये सारे आइटम्स कहाँ से देख रहा है हेड ऑफिस, ट्रायल बैलेंस से उठा रहा है, वो ट्रायल बैलेंस से उठाएगा। फॉर आइटम्स रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो मुझे बताइए ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या आता है? सेल्स आती है और क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल देखा, सेल्स आएगी और गुड्स सेंट टू एचओ। हाँ, और उसके अलावा जो गुड्स रिटर्न कर दिया एचओ को वो आएगा।
है ना, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सच एज सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, गुड्स रिटर्न टू एचओ। इसको या तो आप जो रिसीव हुआ है उसमें से माइनस करके भी दिखा सकते हो, अगर वहाँ पे माइनस हो चुका है ऑलरेडी फिर तो नहीं आएगा, अदरवाइज इसको क्रेडिट में डाल सकते हैं, गुड्स रिटर्न टू एचओ। तो इसकी एंट्री बनेगी। अब क्योंकि ये आइटम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं, तो ब्रांच का जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसे क्रेडिट किया जाएगा और ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारी दूसरी एंट्री बनेगी। इन दोनों के डिफरेंस से बेटा क्या आएगा, ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। आई एम एज्यूमिंग कि बी वाली अमाउंट ज़्यादा है, ए वाली अमाउंट क्या है, कम है, मतलब इनकम साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड क्या है, कम है। अगर ऐसा होता है एक्सपेंस साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट कम होगी, तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। दैट क्यों नहीं, ये पता है आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब जो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री क्या बनेगी, पहले ये तो आपने डिफरेंस अमाउंट निकाल ली, इसकी एंट्री बनेगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया वो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया वो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो गया, क्योंकि जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है यू नो कि वो ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी डेबिट साइड से आता है। तो ये हमने एंट्री बना दी। फोर्थ एंट्री, फॉर आइटम्स रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम उठाए गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें ब्रांच का डेप्रिसिएशन, ब्रांच का रेंट, ब्रांच का सैलरी, ब्रांच का डिस्काउंट अलाउड, ब्रांच के बैड डेब्ट, ब्रांच के पेड एक्सपेंसेस, जो भी हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं सर, वो आपको यहाँ पे डाल देना है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच। अब इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए एंट्री हो रही है, तो क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा इसलिए इसकी जो एंट्री बनती है वो है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है सर, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ड्यूटी पीएल एंड डेबिट होना चाहिए तो डेबिट हो रहा है, और टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में मोस्टली आप देख रहे हैं केवल जनरल एंट्री होती है, एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन सर ये अगर आप करते हो तो आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। आप ऑफिस वगैरह में जो जनरल एंट्री करते हैं या टैली करते वक्त या ऐसे भी करते वक्त आप जो जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें आपकी जनरल एंट्री स्ट्रांग आपकी होती है अगर आपको ये जनरल एंट्री आती है तो ऐसे जनरल एंट्री करने से कंसेप्ट और ज़्यादा आपके क्लियर होते हैं और कुछ नहीं। एग्जाम के लिए कम इसका रेलेवेंट है, बट अगेन पार्ट ऑफ सिलेबस है, करना आपको सारा ही पड़ेगा, चाहे पेपर में आता हो या नहीं आता हो, करना सारा पड़ेगा, तब जाके आपके गुड मार्क्स के साथ पेपर क्लियर होंगे। राइट, उसके बाद फॉर आइटम्स रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए, जैसे कि सर डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा, ठीक है, या कह सकते हैं कोई इंटरेस्ट इनकम होगी, ठीक है, और इसके अलावा बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है सर। तो ये इसके लिए एंट्री बनेगी, तो एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच का प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा क्रेडिट और जो ब्रांच है उसे करेंगे डेबिट, ये भी एंट्री होगी। फिर इन दोनों के डिफरेंस से क्या आएगा बेटा, इन दोनों के डिफरेंस से आपका नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। ठीक है, फिर निकलेगा यहाँ से ब्रांच का नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट क्या होगा, पहले सी वाली एंट्री में आपका जीपीआई है, ठीक है, सी वाली एंट्री में आपका जीपीआई है, प्लस ई वाली में आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, और डी में आपके एक्सपेंसेस थे।
तो यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। आई एम एज्यूमिंग कि अभी इनकम साइड ज़्यादा है। अब ये ब्रांच का जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, बताइए, ब्रांच का नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है बेटा? जनरल P&L अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ से जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो जनरल प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री बनेगी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ब्रांच के नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है जी। तो ये स्टार्टिंग की जो हमने 5 एंट्री करी है ABCDE, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए करी है। ट्रेडिंग जो वो एक्सपेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए करी है। जो एक्सपेंसेस और इनकम के आइटम होते हैं, जो रेवेन्यू नेचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के आइटम होते हैं, वो इनकॉर्पोरेट हो गए हैं बाय ABCDE, ये 5 एंट्री बनाने से। अब उसी ट्रायल बैलेंस के अंदर ब्रांच की एसेट्स भी तो होंगी। उसी मतलब ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का फर्नीचर होगा, लैंड और बिल्डिंग होगी, ब्रांच के डेटर होंगे, तो उनको भी तो क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो अगली एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच असेट्स। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच असेट्स, ठीक है सर। जैसे कि सर सच एज ब्रांच का फर्नीचर होगा, राइट, ब्रांच के डेटर हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, अदर साइड्स लाइक लैंड बिल्डिंग भी हो सकती है, व्हाटएवर सर। क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार काउंट करना है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक को एक बार तो आपने सेकंड एंट्री में उसको लेना था। सेकंड एंट्री में क्यों? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट वाले आइटम लेते हैं, जब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की बेटा क्रेडिट साइड, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये नीचे से आ गया, 2 मिनट को इसको पहले जगह पे फिक्स करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको बेसिकली कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर आपको याद हो, नॉर्मली जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको दिया होता है ना, दैट यू नो ऑलरेडी फ्रॉम 11th क्लास या फाउंडेशन में पढ़ा है आपने कि क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। तो उसकी 2 एंट्री होती है, एक बार वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और एक बार बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही आपको दिया होगा क्वेश्चन में और वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो उसी क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार काउंट करना है। एक बार तो सेकंड एंट्री में जब हम वो आइटम लेते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आते हैं, और एक बार F वाली एंट्री में जो अब कर रहे हैं जहाँ पर हम ब्रांच की एसेट्स को HO की बुक में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स सच एज ब्रांच का फर्नीचर, ब्रांच के डेटर, ब्रांच का लैंड और बिल्डिंग, ब्रांच का पेटी कैश, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ लेना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। जो भी एसेट है आपको एक एक करके डेबिट करना है, ठीक है। जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच के जो डेटर है वो डेबिट, सबको आपने कर देना है। ये आप कंबाइनली ब्रांच एसेट भी लिख सकते हो और यू कैन सिंपली राइट ब्रांच एसेट अकाउंट, पर अलग अलग बताना जरूरी है, मतलब अलग अलग दिखाना बेटर है। और 2 ब्रांच अकाउंट, ठीक है जी। सेम ऐसे ही उसी ट्रायल बैलेंस में कुछ लाइबिलिटी भी होंगी, जैसे ब्रांच के क्रेडिटर्स, जैसे ब्रांच के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ब्रांच के लोन्स, तो बेटा वो भी इनकॉर्पोरेट होगा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच लाइबिलिटी। फिर ब्रांच की जो लाइबिलिटी है उसका भी इनकॉर्पोरेशन करेंगे फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच लाइबिलिटी, ठीक है जी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी अकाउंट, जो भी है वो आपने यहाँ पर करनी पड़ेगी एक एक करके। और ब्रांच अकाउंट, तो एसेट्स भी इनकॉर्पोरेट हो गई और लाइबिलिटी भी इनकॉर्पोरेट हो गई। एक एंट्री और बनेगी जब ट्रायल बैलेंस रिसीव हो जाएगा क्या नाम है HO को ब्रांच से, तो कुछ गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट भी निकल के आएंगे, ठीक है। उसकी एंट्री भी मैंने क्या बताया था आपको, नॉर्मली हेड ऑफिस ही बनाता है। तो फॉर गुड्स एंड कैश इन ट्रांजिट अगर है तो एक एंट्री इसकी भी होगी, तो इसकी एंट्री वही नॉर्मल बनेगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट
अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है सर, ये गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री हो गई। ये करने के बाद फाइनली क्या हो गया, ब्रांच का इनकॉर्पोरेशन एचओ की बुक में हो गया। ओके, तो सर ये डिटेल्ड मेथड है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एंट्री बनती है पहले, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए एंट्री बनती है, एसेट के लिए एंट्री बनती है, लायबिलिटी के लिए एंट्री बनती है, और आखिरी एंट्री जो होगी वो गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट वाली एंट्री आपकी बनती है। इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले मेथड पे देख लेते हैं, उसकी भी जनरल एंट्री में आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे बेटा। अभी सेकंड वाले की भी जनरल एंट्री लिखनी है आपको, सेकंड की भी जनरल एंट्री लिखेंगे, और फिर अगली क्लास में बेटा इसके हम क्वेश्चन करेंगे। जब ये हो जाए तो बताना। डन सर। चलिए, अब यहाँ से दूसरा हमारा जो मेथड है वो है एवरेज्ड मेथड, मतलब कि शॉर्टकट मेथड। चलो, एवरेज्ड मेथड, इसमें क्या होता है, हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। हेड ऑफिस क्या करता है, रफली मेमोरेंडम बेसिस पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेता है। रफली मतलब मेमोरेंडम बेसिस पे, है ना। वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेगा, वहाँ से जीपी निकाल लेगा, वहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल लेगा, फाइनली सीधे नेट प्रॉफिट की एंट्री होती है, सीधे नेट प्रॉफिट की एंट्री होती है। उसके बाद एसेट की एंट्री होगी, जो लायबिलिटी है उसकी भी एंट्री होगी, गुड्स इन ट्रांजिट कैश चार्जेस की भी एंट्री होगी। बट जो स्टार्टिंग की 5 एंट्री थी जिससे हम ब्रांच का नेट प्रॉफिट निकालते हैं, वो शुरू की 5 एंट्री नहीं होती। तो इसमें क्या होता है सर, ब्रांच नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग branch trading and profit and loss account, branch trading and profit and loss account on memorandum basis। मेमोरेंडम बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटा, बनाते हैं, मतलब एचओ बनाता है। अकाउंटिंग में जहाँ पे भी मेमोरेंडम आ जाता है, इसका ये मतलब होता है कि वो रफ स्टेटमेंट है, वो कोई लेजर नहीं है जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख जाएगा। तो जो रफ स्टेटमेंट होता है उसको अकाउंट में बोला जाता है मेमोरेंडम। तो ब्रांच का नेट प्रॉफिट एचओ निकालेगा by preparing branch trading profit loss account on memorandum basis, and then journal entry is passed for net profit only। ठीक है बेटे, सीधे नेट प्रॉफिट के लिए एंट्री इसमें पास बनती है। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बस 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जनरल एंट्रीज, ठीक है। कई टॉपिक बड़ा थोड़े टफ होते हैं, लेकिन उसको करने से आपका ब्रेन एक्सपेंड होता है, चाहे एग्जाम में आए या ना आए। लेकिन अगर आप ये समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, इट मीन्स यू हैव गुड सेंस ऑफ अकाउंटिंग। आपका जो अकाउंटिंग सेंस है वो बढ़िया है, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो सीधे एंट्री बनेगी नेट प्रॉफिट की बेटा, फॉर ब्रांच नेट प्रॉफिट, जो कि नेट प्रॉफिट हमने निकाला है डायरेक्टली। नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है ये तो पता है कि जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा ब्रांच का, लेकिन हमने अब की बार ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाया है, नहीं बनाया इन द सेंस कि पक्का नहीं बनाया है, कच्चा बनाया रख के। तो ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पर सीधे ब्रांच अकाउंट डेबिट करते हैं। पहली एंट्री बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट के लिए एंट्री बनेगी। अगर नेट लॉस आया हो बाई चांस तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स आपकी हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कोई एंट्री नहीं बनती, क्योंकि जो फाइनल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। नेट प्रॉफिट आया है तो एंट्री बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर बेटा नेट लॉस आया है
अगर नेट लॉस आया है तो इसी एंट्री को रिवर्स मार देना, एंट्री हो जाएगी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट, फिर ब्रांच की जो एसेट है, ब्रांच की जो लाइबिलिटी है, इसकी एंट्री बेटा सेम रहेगी, ये मैं दोबारा नहीं लिखना, जो मैंने ऊपर लिखा है। कौन सी एंट्री सर? एंट्री नंबर जी, एफ और जी सेम बेटा, यही एफ और जी सेम चलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है ना। तो सेम एफ और जी वाला रहेगा ये आपका। ये एफ जी मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए कि एफ और जी वाला सेम रहेगा ये आपका। चलो जी, उसके बाद तीसरी एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स एंड कैश इन ट्रांजिट, ये भी सेम रहेगा सर। तो बस हुआ क्या है, पहले की जो 5 एंट्री थी उनको रिमूव करके एक सिंगल एंट्री बना दी है, बाकी जो लास्ट 3 एंट्री है वो सेम रहेगी। तो ये भी सेम रहेगी सर, सेम, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपकी एंट्री जो होती है सर वो घट जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एवरेज या शॉर्टकट मेथड। और कौन सी वाली एंट्री घटती है? जो एंट्री नेट प्रॉफिट निकालने के लिए होती है वो 5 एंट्री घट के सिंगल एंट्री बन जाती है। बाकी एसेट को इनकॉर्पोरेट करना, लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना और गुड्स एंड चार्जेस, कैश एंड चार्जेस को एडजस्टमेंट करना, उसके एंट्री सेम। आई होप ये नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही है। और विशाल ने क्वेश्चन पूछा था अभी मुझे, क्या नाम है उससे, बुक से, तो अभी आज समय नहीं है, अगली वाली क्लास में विशाल आप क्लास की बिगनिंग में मुझे याद देना, या जब भी मैं चैप्टर फिनिश है करूँ सर। ना, हाँ जब भी मैं चैप्टर और फिनिश। एक होमवर्क भी था आज, वो जनरल एंट्री का। ठीक है, ओके। तो जो भी क्वेरी होगी नेक्स्ट वाली क्लास में पूछ लेना मुझसे, जैसे मैं बोलूँ कि चैप्टर मेरा खत्म हो गया है ना, ऐसा कर लेंगे जिस दिन मैं बोल दूँ कि ब्रांच खत्म हो गया मेरा, फिर हम डाउट वगैरह ले लेंगे। और मेरी अकाउंट्स की बुक से भी कुछ क्वेश्चन करने हैं आपको, तो वो भी आज मैं होमवर्क में आपको बताऊँ। ठीक है एवरीवन, तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।